हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी स्पेशल चैनल। आप सब जानते हो DSSS प्रिपरेशन 2021 के लिए मैंने डिफरेंट कोर्सेज अपने चैनल पर स्टार्ट किए हुए हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप DSSS PRT की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए मैंने साइकोलॉजी का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, जहां मैं आप लोगों को कराती हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न। काफ़ी सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, अगर अभी तक नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। फिलहाल हम लोग देख रहे थे क्रिएटिविटी, जिसमें मैंने आप लोगों को कंसेप्ट एंड स्टेजेस, टाइप्स ऑफ क्रिएटिविटी ये सब करा दिया है, जो कि 14th पार्ट आया था वीडियो का। ठीक है, उसमें वो सब कवर कराया है जो कल मैंने अपलोड किया है आप लोगों के लिए। 15th पार्ट जो है उसमें मैंने आप लोगों को क्या कराया था, उसमें आप लोगों को नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी प्लस रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस कराई थी। और आज जो हम पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे 4 P's अप्रोच ऑफ क्रिएटिविटी, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो टॉपिक एमर्ज होकर आया ना, ये 15/19 DSSS PRT DOE में पूछा गया था ये क्वेश्चन। सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन दिखाना चाहूँगी, देन आप लोगों को ये जो टॉपिक है ना ये अच्छे से कवर कराया जाएगा, ताकि अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आता है ना तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर सको। और साथ में कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें देखेंगे जहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या आए थे, और उसके बाद मैं आप लोगों को कवर कराती हूँ पूरा टॉपिक। और कहना चाहूँगी कि अगर वीडियो के साथ या चैनल के साथ फर्स्ट टाइम जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के साइड में एक बेल आइकन होगा, उसको प्रेस जरूर करना, ताकि आपको सभी नई वीडियोस का नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो सबसे पहले तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूँ, कि आप लोगों से पूछा गया है 15/19 DSSS पे PRT 15/19 पोस्ट कोड में, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय साइकोलॉजिस्ट दैट इन्फ्लुएंस क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी को इन्फ्लुएंस करने वाली अप्रोच कौन सी है? 4A's अप्रोच, 4B's अप्रोच, 4P's अप्रोच और 4SS अप्रोच। तो राइट क्या आंसर हो गया? राइट आंसर हो गया 4P's अप्रोच। तो ये वाला आपका राइट आंसर हो गया। आज हम जो जानेंगे 4P's अप्रोच थॉरली हम लोग पढ़ेंगे। और साथ में यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हो, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल टू फोस्टर क्रिएटिविटी, ये वाला टॉपिक भी आज हम अपनी क्लास में शामिल करेंगे, जिसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिले थे। ठीक, प्रीवियस जो आपका DSSS का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया कि कौन सा इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है जिससे कि क्रिएटिविटी जो है वो बढ़ाई जा सकती है, उसको फोस्टर किया जा सकता है बच्चों के अंदर। फर्स्ट ऑप्शन था रिडल कंस्ट्रक्शन, सेकंड था मिस्ट्री प्लॉट्स, थर्ड था स्टोरी राइटिंग एंड फोर्थ था रिडल सॉल्विंग। तो चारों चीज़ें ऐसी है, चारों जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है ना, ये सारा क्रिएटिविटी को प्रमोट करने का, इनकरेज करने का, फोस्टर करने का काम करते हैं। तो इसलिए जो राइट आंसर हो गया इसमें 1 2 3 4 ऑल फॉलोज हो गया, चारों क्योंकि सही दिए हुए हैं। अगेन एक और क्वेश्चन जो कि पूछा गया इंस्ट्रक्शनल मटेरियल ऑफ क्रिएटिविटी में से ही, पजल सॉल्विंग कैन फोस्टर विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इन अ चाइल्ड। इसमें यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया, पूछा इंस्ट्रक्शनल मटेरियल में से ही है, लेकिन यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शनल मटेरियल का प्रॉपर नाम दे दिया पजल सॉल्विंग, और पूछा गया कि किस एस्पेक्ट को ये बढ़ाने का काम करती है बच्चों के अंदर। पहला है नेगेटिव थिंकिंग, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इग्नोरेंस, ये भी गलत हो जाएगा। डिमोटिवेशन, ये भी गलत हो जाएगा। राइट आंसर क्या है? क्रिएटिविटी। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्रिएटिविटी के, जो कि आप लोगों को आज मैं कवर कराने वाली हूँ। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो अगर आप लोगों ने कल की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस तक मैंने आप लोगों को करा दिया था, जहां मैंने आप लोगों को बताया था कि इनमें वीक रिलेशन है, लेकिन मिनिमम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ज़्यादातर जो हाईली क्रिएटिव पीपल है, हाईली क्रिएटिव जो है, उनके अंदर अबव एवरेज इंटेलिजेंस देखने को मिलती है। आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिएटिविटी। तो देखिए, मैं शुरू से ही कहती आ रही हूँ कि देखिए, ज़्यादातर चिल्ड्रन जो होते हैं ना, वो क्रिएटिव एबिलिटी के साथ बोर्न करते हैं, उनके अंदर क्रिएटिव एबिलिटी होती है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं और उनको अगर समृद्ध एनवायरनमेंट नहीं मिलता, उनको अगर प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है, एजुकेशन एंड सही ट्रेनिंग नहीं मिलती है, तो क्या होता है कि उनकी जो क्रिएटिविटी है ना वो कम होती चली जाती है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए, इसलिए कहा गया है, यही चीज़ जो मैं कल आप लोगों के साथ बहुत स्ट्रेस कर रही थी, मैं कह रही थी कि एनवायरनमेंट प्लेज अ मेजर रोल एज कंपेयर टू हेरिडिटी। अनुवांशिकता की तुलना में वातावरण जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है सृजनशीलता में या रचनात्मकता में। आगे बढ़ते हैं, इट इज़ द एनवायरनमेंट विच कंप्राइजेज ऑफ पेरेंट्स, इसमें आ गए टीचर्स, टेक्स्ट बुक, एग्जामिनेशन, स्कूल क्लाइमेट, विच इन्फ्लुएंसेस
क्रिएटिविटी नेगेटिवली रादर देन पॉजिटिवली। अब ये नेगेटिवली क्यों कहा कि ये जो है ये नेगेटिवली क्यों करते हैं, ये इस वजह से क्योंकि जो आज का अगर आप लोग टेक्स्ट बुक देखें, खैर अभी तो बहुत सारे चेंजेस आने लगे हैं, लेकिन अगर आप प्रीवियस एजुकेशन सिस्टम देखें तो वहाँ पर क्रिएटिविटी को कहीं ना कहीं बहुत कम प्लेस दी जाती थी। इतना कुछ नहीं, आर्ट को या फिर जो भी डांस ड्रामा है, रोल प्ले है, इन सब को बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती थी, जिसकी वजह से बच्चों में क्रिएटिविटी जो है ना वो बढ़ने की बजाय घट जाती थी। इट मीन्स कि उनको एक जो प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, जो फ्लेक्सिबल थिंकिंग होनी चाहिए थी या अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट में उनको नहीं मिलती थी। इस वजह से कहा गया है कि दिस हैपन ड्यू टू कंडीशनिंग ऑफ माइंड इन रिजिड एंड सेंसिटिव मैनर, क्योंकि माइंड को बहुत ही रिजिड रखा जाता था, या फिर जो पेपर पेंसिल टेस्ट है उसमें बस ये है कि जो बच्चों ने याद किया उसको आप लोग लिख करके दिखा दीजिए। तो क्रिएटिविटी के जो अवसर है वो बच्चों को कहीं ना कहीं नहीं मिलते थे, इस वजह से ये कहा गया है। अब यहाँ पर दिया गया है 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय साइकोलॉजिस्ट दैट इन्फ्लुएंस क्रिएटिविटी। अब क्रिएटिविटी को जो इन्फ्लुएंस करते हैं उसके अंदर आ जाता है 4 पीज अप्रोच। अब इन 4 पीज में 4 पी कौन कौन से है, हो सकता है आप लोगों से अगली बार यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 4 पीज अप्रोच जो दी हुई है ना उनमें इनमें से कौन सा जो अप्रोच है या कौन सा पी है जो 4 पी अप्रोच का हिस्सा नहीं है, क्योंकि नॉट वाले बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो प्रोडक्ट, प्रोसेस, पर्सन एंड प्रेस, तो ये जो 4 है ये है आप लोगों के 4 पीज अप्रोच में शामिल। बताना चाहूँगी कि ये सब अपने आप में ही अप्रोच है। जैसे फर्स्ट अगर प्रोडक्ट लिखा हुआ है ना तो इसका पूरा नाम हो जाएगा क्रिएटिव प्रोडक्ट अप्रोच, ये अपने आप में ही क्या है, अप्रोच है। अगर प्रोसेस की बात करूँ तो इसको कहोगे आप क्रिएटिव प्रोसेस अप्रोच, मतलब ये सब अपने आप में अप्रोच है। क्रिएटिव पर्सन अप्रोच, और फिर आ जाएगी क्रिएटिव सिचुएशनल अप्रोच या फिर जिसको प्रेस भी कहते हैं। अब 1 बाय 1 इन सब के बारे में देखते हुए चलते हैं। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो फर्स्ट अप्रोच जो कि है क्रिएटिव प्रोडक्ट अप्रोच। क्रिएटिव प्रोडक्ट अप्रोच में कहा गया है कि जितने भी क्रिएटिव प्रोडक्ट्स होते हैं ना दे आर इजीली अवेलेबल फॉर इवेल्युएशन, मतलब कि उनका जो है मूल्यांकन किया जा सकता है, उनको हम फिजिकली देख सकते हैं या फिर उनके बारे में सुन सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमारे पास टीवी है, इंटरनेट है, रेडियो, हर चीज़ की फैसिलिटी है, तो जो भी इन्वेंशन होता है, जो भी डिस्कवरी होती है ना, अगर हम उनको फिजिकल फॉर्म में देख नहीं पाए, लेकिन हम क्या कर पाते हैं, हम उनके बारे में सुन सकते हैं, या फिर अब तो नेट है तो उसमें आप पिक्चर्स देख सकते हो इजीली। तो दे आर इजीली अवेलेबल फॉर इवेल्युएशन। टू फाइंड आउट विच वन इज मोर क्रिएटिव रिक्वायर्स गुड इवेल्युएशन क्राइटेरिया। तो हमें अगर ये पता लगाना है कि कौन सी चीज़ जो है वो अच्छी है, कौन सी चीज़ जो है ज़्यादा हाईली क्रिएटिव है, तो उसके लिए हमें एक अच्छा मूल्यांकन का क्राइटेरिया भी फॉलो करना पड़ता है। तो ओरिजिनलिटी ऑफ अ क्रिएटिव प्रोडक्ट इज़ टू बी असेस्ड फ्रॉम 2 पॉइंट ऑफ व्यू। अब कोई भी चीज़ है उसकी असलियत जो है उसको मापने के लिए 2 चीज़ फॉलो होगी, उसका आकलन जो होगा ना वो 2 पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। पहला जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो उस पर्सन का होगा, दूसरा होगा वो पॉइंट ऑफ व्यू किसका होगा, सोसाइटी का या फिर समाज का होगा। अब मान लीजिए बात आ जाती है क्रिएटिविटी में, मेन जो बात आ जाती है वो आ जाती है बेटा ओरिजिनलिटी की, कि क्रिएटिविटी में ना ओरिजिनलिटी होनी ज़रूरी है। तो बात है ये कि अगर मान लीजिए किसी ने क्या किया कि कोई भी कार का डिज़ाइन किया या फिर कुछ भी क्रिएटिव कहा कि मैंने ये चीज़ इन्वेंट की है, मैंने ये इनोवेटिव चीज़ बनाई है, ये यूनिक आइडिया है, ये मेरा ही है, और वो पर्सन तो कह रहा है, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि हाँ मुझे हमें पता चल रहा है कि इसने ना कहीं से कॉपी किया हुआ है और उस चीज़ का नाम भी बता दिया कि ये वाला बिल्कुल हूबहू। अब कोई मूवी है मान लीजिए और डायरेक्टर कह रहा है कि ये सारा मेरा आइडिया था, ये स्क्रिप्ट जो है वो मैंने लिखी थी, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि नहीं ये तो हॉलीवुड में बिल्कुल एज इट इज उसकी कॉपी कर दी है ना। तो इस तरीके से है कि जो भी क्रिएटिव प्रोडक्ट होगा ना उसको असेस करने के 2 पॉइंट ऑफ व्यू होंगे। पहला पॉइंट ऑफ व्यू होगा उस पर्सन का, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू किसका होगा, सोसाइटी का। अब आ जाती है बात ओरिजिनलिटी इज टाइम स्पेसिफिक। यहाँ पर जानने की ज़रूरत है कि ओरिजिनलिटी इस टाइम स्पेसिफिक क्यों कहा गया है, कि जो वास्तविकता है या फिर जो रियलिटी है, जो असलियत है, वो एक टाइम बाउंडेड है, टाइम स्पेसिफिक है। इसका मतलब ये है कि जो आज ओरिजिनल है ना वो ज़रूरी नहीं कि हमें कल भी हम उसको उतना ही ओरिजिनल आइडिया माने, या फिर नेक्स्ट ईयर या फिर 10 साल के बाद, 1 दशक के बाद वो चीज़ क्या हो जाती है, पुरानी हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि हर एक थॉट, हर एक आइडिया या फिर हर एक क्रिएटिव प्रोडक्ट जो भी बनाया गया है उसका एक सर्टेन लाइफ स्पेन होता है, मतलब कि उसकी एक अवधि है कि जब तक उसको हम क्या मानेंगे, क्रिएटिव मानेंगे। अब यहाँ पर एग्जाम्पल जब दूंगी ना तो आप लोगों को और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
एग्जाम्पल्स में आप लोग देख सकते हो कि रेडियो या फिर अगर बात करूँ मैं टेप रिकॉर्डर की, तो ये जो चीज़ है जब इनकी उत्पत्ति हुई, जब ये चीज़ लॉन्च हुई, तो ये बिल्कुल एक ओरिजिनल आइडिया था जब ये इन्वेंट हुआ। लेकिन आज के समय में देखेंगे तो आज इसको हम मानेंगे कि ये न्यू आइडिया है, नहीं मानेंगे ना। तो यही चीज़ कही गई है कि जो क्रिएटिविटी है वो भी क्या है, ओरिजिनलिटी जो है वो टाइम स्पेसिफिक है। उन सब की एक अवधि होती है कि जब तक हम उसको नया मानते हैं। लेकिन आज के टाइम में इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। इसके जो प्लेस है वो आप कह सकते हो कि इसको बहुत सारी चीज़ों ने आती गई नए नए इन्वेंशंस होते गए, और जो आपका रेडियो और टिप रिकॉर्डर है ये थोड़ा सा इन्वेंशन जो है इसका पीछे होता गया और नई नई चीज़ें आती गई। तो ये चीज़ कह सकते हो कि ओरिजिनलिटी जो है वो टाइम स्पेसिफिक है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट अप्रोच पर। तो सेकंड अप्रोच आप लोग देख सकते हो, कहा गया है कि क्रिएटिव प्रोसेस अप्रोच। सेकंड जो अप्रोच है उसका क्या नाम है, क्रिएटिव प्रोसेस अप्रोच। यहाँ से आप लोगों को पता चलेगा कि क्रिएटिव प्रोसेस अप्रोच के मतलब क्या है। तो क्रिएटिव प्रोसेस का अप्रोच का मतलब है कि किस तरीके से एक जो पर्सन है वो कैसे सोचता है, हाउ द पीपल थिंक। ठीक, तो यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगी कि जो मैंने आप लोगों को स्टेप्स ऑफ क्रिएटिविटी बताए थे ना, स्टेप्स ऑफ क्रिएटिविटी जब बताए थे कि वो हर किसी के लिए सेम है, लेकिन ये नहीं पता कि एक पर्सन या एक स्टूडेंट उसमें कितना टाइम लेगा। जैसे प्रिपरेशन वाली स्टेज में एक इंडिविजुअल जो है वो कितना टाइम लेगा, कितनी जल्दी दूसरी स्टेज पर पहुंचता है, कितना टाइम इंक्यूबेशन स्टेज में लिया जा रहा है, कब उसको फ्लैश मिल रही है, कब उसको एक इंसाइट मिल रही है, एक नया आइडिया मिल रहा है, और वो जो एलिमिनेशन वाली स्टेज है उसके अंदर आ रहा है, कब वो इवेलुएट कर रहा है, कब वो रिवाइज कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो प्रोसेस होती है, तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। कि अगर मान लीजिए कि एक ए है, एक पर्सन जो है जिसको ए कह सकते हो या एक्स कह सकते हो, तो उसको जो है फ्लैश आज हो रही है, और दूसरा जो पर्सन है वाई है, तो उसको क्या हो रहा है कि उसको जो फ्लैश मिल रही है, उसको जो आइडिया मिल रहा है ना इंक्यूबेशन स्टेज में, वो कल मिल रहा है, या फिर एक जो पर्सन है उसको 15 दिन के बाद मिल रहा है। तो ये जो है इसीलिए कहा गया है कि क्रिएटिव प्रोसेस अप्रोच में कि किस तरीके से जो पर्सन है ना वो सोचता है। जैसे प्रिपरेशन स्टेज में ही एक पर्सन जो है अलग अलग हो सकता है। प्रिपरेशन स्टेज में कोई पर्सन इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को गैदर करेगा, उसके बाद उनको एनालाइज करेगा, जैसे एपिक्स को रीड करे, नोवेल या शॉर्ट स्टोरीज को रीड करे, या फिर अलग अलग जगह पर इंटरनेट पर या मैगजीन्स में या लाइब्रेरी में ढूंढे, तब उस चीज़ को एनालाइज करे कि ये जो प्रॉब्लम है इसको समझना है। ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो कहा गया है कि एबिलिटी टू थिंक फ्लुएंटली, फ्लेक्सिबली ओरिजिनली डिफर्स फ्रॉम वन स्टूडेंट टू अदर। तो ये चीज़ें बिल्कुल आप लोगों को ध्यान रहनी चाहिए कि क्रिएटिव प्रोसेस अप्रोच के अंदर बात हो जाती है कि किस तरीके से कैसे एक इंसान सोचता है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट अप्रोच। फिर जो नेक्स्ट अप्रोच है बेटा वो आ जाती है आप लोगों की क्रिएटिव पर्सन अप्रोच। क्रिएटिव पर्सन अप्रोच में क्या है बेसिकली, इसमें ये है कि एक जो पर्सन जो क्रिएटिव पर्सन है वो उसके बारे में कि वो पर्सन कैसा है, कौन क्रिएटिव है, व्हाट आर द पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो उसको क्रिएटिव बनाने में मदद करती है। तो ये सारी चीज़ें जो तमाम बातें हैं ना वो आ जाती है क्रिएटिव पर्सन अप्रोच के अंदर। अब यहाँ लिखा हुआ है कि क्रिएटिविटी इंटेलिजेंस डिस्टिंक्शन हैज़ बीन वन ऑफ द फैक्टर्स दैट हैव बीन वर्कड ऑन। तो क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस के बीच में बहुत स्टडी हुई है। अब क्या स्टडी हुई है, क्या रिजल्ट आया है, उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगी। हालांकि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस में क्या रिलेशनशिप है, दे आर वीकली कोरिलेटेड, या फिर जो आप लोगों का यहाँ पर और ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा कि देर इज़ लो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। लो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है दोनों के बीच में। किन दोनों के बीच में, क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस के बीच में। इन केस ऑफ नॉर्मल पीपल इट इज़ अराउंड, नॉर्मल पीपल या एवरेज पर्सन में अगर देखेंगे तो ये हमें 0 + 0.36 मिलेगा। अब +0.36 है तो इट मीन्स कि हमें पॉजिटिव कोरिलेशन इसमें देखने को मिलता है। इन केस ऑफ स्टूडेंट्स जिनका आईक्यू जो है हमें 120+ देखने को मिलता है, तो उनका जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो हमें 0 देखने को मिलता है। तो ये है जो इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी में हमें जो रिसर्च के बेसिस पर हमें डेटा मिलता है।
तो ये कहा गया है कि यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हाईली इंटेलिजेंट है तो उसको वो कोई गारंटी नहीं देता है कि वो हाईली क्रिएटिव भी होगा, और कोई हाईली क्रिएटिव है तो इट डजेंट मीन कि वो हाईली इंटेलिजेंट भी होगा। तो द इम्प्लीकेशन इज डेट टू बी क्रिएटिव यू रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस, बट हाई इंटेलिजेंस डज नॉट नेसेसरली गारंटी हाई क्रिएटिविटी। तो ये चीज़ आ जाती है। साथ में अगर बात करें तो बहुत सारे पर्सनैलिटी टेस्ट भी होते हैं जिसमें पता चलता है, जिसमें जो शोध होते हैं उससे पता चलता है कि जो क्रिएटिव मैन होते हैं ना, जो क्रिएटिव मेन होते हैं, पुरुष होते हैं, वो ज़्यादा क्रिएटिव प्रोसेस में ज़्यादा संवेदनशील देखने को मिलते हैं, सेंसिटिव देखने को मिलते हैं, जो कि एक फीमेल की कैरेक्टरिस्टिक होती है, जो कि बहुत सेंसिटिव नेचर में देखने को मिलती है या कहा जाता है ऐसा। और वही बात करें अगर क्रिएटिव वुमेन में, जो स्टेज ऑफ थिंकिंग में या स्टेज ऑफ क्रिएटिविटी में जो क्रिएटिव वुमेन होती है ना, वो ज़्यादा रिस्क टेकिंग बिहेवियर शो करती है, रिस्की बिहेवियर शो करती है, जो कि एक मेस्कुलिन बिहेवियर हो जाता है। तो आप लोग ये समझ सकते हो कि क्रिएटिव जो मेल है और क्रिएटिव विमेन है वो एक दूसरे की जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, वो कहीं ना कहीं क्रिएटिव प्रोसेस में फॉलो करते हुए नज़र आते हैं। मतलब कि क्रिएटिव मैन जो होंगे वो क्या करते हैं, वो सेंसिटिव देखने को मिलते हैं, ज़्यादा संवेदनशील देखने को मिलते हैं। और वहीं क्रिएटिव विमेन की अगर बात करें तो क्रिएटिव प्रोसेस में ना वो ज़्यादा रिस्क टेकिंग देखने को मिलती है। अगर अदर प्रोसेसेस की अगर बात करें, अदर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें क्रिएटिव में, तो बेटा ये हमें ज़्यादा डोमिनेंट देखने को मिलते हैं, ये हमें सेल्फ कॉन्फिडेंट देखने को मिलते हैं। ठीक है, इनमें आत्मविश्वास जो है वो भरपूर होता है, हमें आउटस्पोकन देखने को मिलते हैं, शार्प विटेड देखने को मिलते हैं। ठीक, बहुत दिमाग होता है इनका, जल्दी किसी चीज़ को सोल्व कर लेते हैं या जल्दी जो है रिप्लाई रिस्पॉन्स करते हैं अपने माइंड से। डिमांडिंग होते हैं, एग्रेसिव, सेल्फ सेंटर्ड देखने को मिलते हैं। तो मैंने आप लोगों को जब कैरेक्टरिस्टिक कराई थी, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सोशली या सोशेबिलिटी या फिर और क्रिएटिविटी के बीच में ये दे आर नेगेटिवली कोरिलेटेड। मतलब कि जो क्रिएटिव पर्सन होते हैं ना, वो हमें ज़्यादा सोशल नहीं देखने को मिलते, इसलिए कहा गया कि ये हमें ना आत्म केंद्रित ज़्यादा देखने को मिलते हैं। वर्बली फ्लुएंट देखने को मिलेंगे, रिलेटिवली फ्री इन एक्सप्रेसिंग वरीज एंड कंप्लेंट्स, अगर कुछ है तो उसको भी वो एक्सप्रेस कर देते हैं। तो ये आ जाता है हम लोगों का क्या, क्रिएटिव पर्सन अप्रोच में। लास्ट जो अप्रोच है वो कौन सी है, क्रिएटिव सिचुएशन अप्रोच, जिसको प्रेस भी कहते हैं। अब क्रिएटिव सिचुएशन अप्रोच में ना मेन बात आ जाती है सिचुएशन के ऊपर, संदर्भ के ऊपर, कंटेक्स्ट के ऊपर, कि एक बालक को किस तरीके का संदर्भ मिला है बचपन से लेकर के। द एक्सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर क्रिएटिव डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, डेट इज हाईली इंडिविजुअलिस्टिक। ठीक है, हर पर्सन टू पर्सन जो है क्रिएटिव डिफर करती है, क्रिएटिविटी का लेवल जो है वो डिफर करता है, किस तरीके का उसको डिफ़िकल्टी टू प्रेडिक्ट या फेस कर रहा है एक्सप्रेस करने में क्रिएटिविटी एबिलिटी को। तो ये चीज़ें ना बहुत सारी चीज़ों पर निर्धारित होती है, टेम्परामेंट पर, मूड पर, वैल्यूज़ पर, या फिर एंड मोर देन दीज इंस्पिरेशन टेक्स पेक्यूलियर फॉर्म ऑफ इट्स ओन। तो ये चीज़ है। और साथ में संदर्भ से मतलब ये है कि यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि एक अगर समृद्ध एनवायरनमेंट मिल रहा है ना, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिल रहा है, तो वो हमें आगे चल करके क्रिएटिव देखने को मिलेंगे। अदरवाइज अगर हमने देखा कि किसी का अनहैप्पी चाइल्डहुड बीता है तो उससे हम क्रिएटिविटी की डिमांड इतनी नहीं कर सकते। और इसके अंदर और भी चीज़ें आ जाती है, गुड पर्सनैलिटी है, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोड्यूसिंग अ क्रिएटिव प्रोडक्ट इज़ अ वंडरफुल सिचुएशन विच कैन नॉट बी इमेजिन टू बी ट्रू और टू अकर। तो ये सारी चीज़ें आ जाएगी हमारी क्रिएटिव सिचुएशनल अप्रोच के अंदर। लास्ट में आ जाता है हमारा इंस्ट्रक्शनल मटीरियल्स टू फोस्टर क्रिएटिविटी। तो यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं कौन कौन सा इंस्ट्रक्शनल मटीरियल है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। फर्स्ट आ जाता है पजल सोल्विंग। तो अगर कोई पजल सॉल्विंग करता है तो ज़्यादा चांसेस है उससे क्या होती है, क्रिएटिविटी जो है वो फोस्टर होती है। ठीक, थॉमस एडिसन की अगर बात करें तो वो बहुत सारी पजल सॉल्व में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे। तो इसमें क्या हो जाती है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स के अलग अलग तरीके से सोचना पड़ता है, डिफरेंट सॉल्यूशंस, डिफरेंट आइडियाज़ लाने पड़ते हैं। इसलिए पजल सॉल्विंग जो है वो हेल्प करती है क्रिएटिविटी को फोस्टर करने में, बढ़ाने में। नेक्स्ट आ जाता है रिडल सॉल्विंग। तो रिडल सॉल्विंग जो है ये भी हमारे जो इंडिया का कल्चर रहा है कि लिटरेचर में हमें काफ़ी सारी रिडल्स देखने को मिलती है, काफ़ी सारी गुत्थी सुलझाने को मिलती है। तो इसलिए इसमें एक और टेक्निक आ जाती है, इसमें एक और टेक्निक्स आ जाती है जिसको सिनेक्टिक्स कहते हैं।
ठीक है। सिनेक्टिक कहते हैं, सिनेक्टिक क्रिएटिविटी फोस्टरिंग टेक्निक है जो कि अब्रॉड में डेवलप हुई है। तो अगर इस टाइप का भी कुछ आपको नाम देखने को मिले तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। रिडल सॉल्विंग एंड रिडल कंस्ट्रक्शन जो है दोनों बिल्कुल हेल्प करती है क्रिएटिविटी को फोस्टर करने में। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्वेश्चंस जो है जिसमें मोर देन वन रिस्पॉन्स चाहिए होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर पूछने चाहिए। बच्चों को मौका देना चाहिए कि वेराइटी ऑफ रिस्पॉन्सेज वो दे सके और वो सारे रिलीवेंट हो। और एग्ज़ाम सिस्टम जो है वो इस तरीके का होना चाहिए जहाँ पर सिर्फ एक क्वेश्चन का सिर्फ एक आंसर हो, ऐसा ना हो जिसमें सिर्फ कन्वर्जेंट थिंकिंग ही डिस्प्ले हो। ऐसे भी होने चाहिए जहाँ पर डाइवर्जेंट थिंकिंग को भी बच्चे अच्छे से दिखा सके, तो उससे क्या होगा कि बच्चों की क्रिएटिविटी थिंकिंग डेवलप होगी। नेक्स्ट आ जाता है मिस्ट्री प्लॉट्स। मिस्ट्री प्लॉट्स क्या कहते हैं? मिस्ट्री प्लॉट्स के अंदर जो भी आप लोग देखते हो ना, जो नॉवेल्स वगैरह पढ़ते हो कि जिसमें कोई चोर हुआ, कोई मर्डरर हुआ और कोई डिटेक्टिव की तरह, तो आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हो। स्टार्टिंग में मान लीजिए दे दिया कि किसी ने चोरी कर लिया, किसी ने मर्डर कर दिया, और फिर आप उस नोवेल में सोच रहे हो, डिटेक्टिव वाला जो आप बिहेवियर शो करते हो ना कि ये ज़रूर इसने किया होगा, ये ज़रूर उसने किया होगा, या ऐसा कोई आप फिल्म में भी देख के करते हो कि उसमें ज़्यादा सस्पेंस है और आप लोग लास्ट तक सोचते हो कि ये किसने किया होगा। जैसे बाहुबली मूवी देखी आपने और उसमें जो फर्स्ट पार्ट आया उसमें कहा कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, लास्ट में ये लिख करके दे दिया। लोगों ने पूरा अपना मिस्ट्री प्लॉट वाली चीज़ यूज़ करी। इसमें भी मिस्ट्री प्लॉट से भी क्या होती है, क्रिएटिविटी थिंकिंग जो है वो डेवलप होती है। तो आशा करती हूँ कि बाहुबली वाले एग्जाम्पल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से जब बच्चा जो है ना वो एक डिटेक्टिव की भूमिका निभाता है और इंजॉय करता है प्रॉब्लम को सोल्व करने में, तो उसको कहते हैं मिस्ट्री प्लॉट्स। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉन्सिक्वेंसेस सिचुएशंस की, जिसमें क्या है कि जिसमें बच्चों को ना इम्पॉसिबल सिचुएशन प्रोवाइड कर दी जाती है और बच्चे जो है उसके बेसिस पर कॉन्सिक्वेंस निकालते हैं कि ये जो सिचुएशन है इसका जो परिणाम है ये निकल सकता है, ठीक है, या ये इस वजह से ये जो प्रॉब्लम आई है इसका रीज़न ये रहा होगा। अगर मैंने जैसे कहा कि लाइट चली गई तो मैं पूछ रही हूँ कि बच्चों से कि बेटा ये जो बल्ब है एकदम से जो जल रहा था चल रहा था ये बंद क्यों हो गया, तो बच्चे कोई कह रहे हैं कि हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट हो गया हो सकता है कि पीछे से ही जो कनेक्शन है वो कट हो गया हो, या फिर डिफरेंट जो आंसर्स दे रहे हैं, तो उसमें आ जाएगा कॉन्सिक्वेंसेस सिचुएशंस, जिससे क्या होता है क्रिएटिविटी फोस्टर होती है। स्टोरी राइटिंग हो गया कि बच्चे जो है क्या कर रहे हैं कि स्टोरी लिख रहे हैं, इसके अंदर ये भी आ जाएगा कि शुरुआत में कुछ लाइंस दे दी और बाद में बच्चों के ऊपर छोड़ दिया कि वो स्टोरी को पूरा करे। पोएम राइटिंग, रिडल कंस्ट्रक्शन भी इसके अंदर आ जाएगा। तो ये सारी स्ट्रेटेजीज है, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है जिसके जरिए क्या हो सकता है क्रिएटिविटी को फोस्टर किया जा सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करती हूँ आप लोगों के लिए ये जो टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और बेनिफिशियल रहेगा जो भी आप लोगों का एग्जाम होगा उसमें, ठीक है। तो जो भी आप लोगों को इम्पोर्टेंट लगे ना वो चीज़ आप लोग नोट डाउन कर सकते हो अपने नोट्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। सब्सक्राइब के साइड में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस जरूर करना ताकि आपको सभी नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे। आपने ये वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।